आपको बताएं, जराइम की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट केस पुलिस का बड़ा फैसला। कराची की तारीख में पहली मरतबा जॉम्पियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। डीएसपी अहमद इकबाल के मुताबिक हर जॉम्पी को नंबर अलॉट करके जियो टैगिंग की जाएगी। डीएसपी का कहना है कि जमाली पुल हॉटस्पॉट है, वहां जराइम की वारदातें ज्यादा होती हैं। मुल्जमान अक्सर जॉम्पियों की जानें फरार हो जाते हैं या पनाह लेते थे। कई जराइम पेशा अनासर का ताल्लुक भी जॉम्पर पट्टी से होता था। तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट केस पुलिस की अहम इकदाम सामने आए। कराची की तारीख में पहली मरतबा झोपड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। डीएसपी अहमद इकबाल के मुताबिक जो टैगिंग की जाएगी, जबकि डीएसपी अहमद इकबाल ने बताया है कि ईस्ट पुलिस की नफरी अफसरान के हमरा जमाली पुल और इतराफ में जो मौजूदा नफरे में इंटेलिजेंस अफसरान और टेक्निकल अमला भी जो शामिल है। जमाली पुल के तरफ मखसूस हिस्से में ऑपरेशन का आगाज किया गया। जमाली पुल हॉटस्पॉट से वहां जराइम की वारदातें ज्यादा होती हैं। डीएसपी अहमद इकबाल का कहना है कि हर झोपड़ी को एक नंबर अलॉट करके जियो टैगिंग कर दिया जाएगा। तलाश डिवाइस के जरिए एक शख्स को टैग भी किया जाएगा, जबकि क्रिमिनल्स के खिलाफ यदि टेक्नोलॉजी से घेरा तंग किया जा रहा है। मुलजिम कब कहाँ आए, कहाँ गए, किसने पनाह दी, सब मालूम वो हो जाएगा, जबकि इस डाटा को जराइम पेशा अनासर की गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जी अनुषा जाफरी, ये बताइएगा, कराची के तमाम इस्लाम में क्या झोंपड़ियाँ मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्तलिफ मकामात पर झोपड़ियाँ मौजूद होती हैं। इस तरीके से अभी खाली जिला ईस्ट के अंदर ये इकदाम जो है वो शुरू किया गया है, जिसके अंदर जो है वो डीएसपी अहमद इकबाल की जानिब से जो है वो ये इकदाम किया गया और ईस्ट पुलिस के आला अफसरान के हुक्म के ऊपर जो है वो ये इकदाम किया जा रहा है। जी ये बताइएगा, क्या झोंपड़ियों में बिजली, गैस, पानी की सहूलियात भी मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो झोंपड़ियों को गिरना आसान होगा? बिल्कुल, देखिए झोपड़ियों के अंदर जो झोपड़ियां बनी हुई होती हैं, जिस तरीके से झोपड़ियां होती हैं उसी हवाले से जो पुलिस इकदाम कर रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वारदात करके जो क्रिमिनल्स होते हैं वो झोपड़ियों के अंदर से जो है वो फरार हो जाते हैं उस तरफ। इस हवाले से जो है वो ईस्ट में जो झोपड़ियां हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस इकदाम को जो है वो शुरू किया गया है और अब जो है वो जियो टैगिंग करने के बाद जो है वो इनको जो है वो बाकायदा नंबर अलॉट किया जाएगा, जिसके बाद ही जो है वो उसकी डिटेल्स जो है वो पुलिस के पास मौजूद होंगी और बच्चा हो या बड़ा परफॉर्मा में जो है सबका जिक्र और फिंगरप्रिंट भी जो है वो लिए जाएंगे। जी ये भी बताइएगा, जराइम की आमाजगाह इन झोंपड़ियों को ही क्यों समझा जाता है? जी अनुषा, ये बताइएगा, जराइम की आमाजगाह इन झोंपड़ियों को ही क्यों समझा जाता है? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस की जानिब से इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन पुलिस जो है स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए इकदाम कर रही है और झोपड़ियों के अंदर ही जो है वो जिस तरीके से पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है और वहाँ झोपड़ी कायम होती है तो उनकी चेकिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि झोपड़ियों में अक्सर जो है वो गरीब तबके के लोग जो है वो वहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं। इस हवाले से पुलिस जो है वो इनको जो है वो बाकायदा जो हॉटस्पॉट है वहाँ पर जराइम की वारदातें ज्यादा हो रही है। मुलजिमान अक्सर झोपड़ियों को जाने फरार जो होते हैं और पनाह लेते हैं, तो इसलिए पुलिस को जो है वो मुश्किलात होती है और उस मुश्किलात को कम करने के लिए जो है वो ये जो है वो इनको नंबर अलॉट जो है वो करने के अहकाम जो है वो आला अफसरान की जानिब से जारी किए गए। जी अनुषा जाफरी हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ताजर भी सड़कों पर आने को तैयार। शर्जील गोपलानी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची वालों पर 70 अरब के वाजिबात हैं। जिस तरह मोहसिन नकवी ने लाहौर में ऑडिट कराया, मुराद अली शाह भी के इलेक्ट्रिक का ऑडिट कराएं। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम तो सरापा एहतजाज है, लेकिन अब ताजिर भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। मेरे साथ ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जिस तरीके से लोड शेडिंग की जा रही है और जो मोनिस अलवी का बयान आया कि 70 अरब रुपये कराची डिफॉल्टर है, अगर फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि खरबों रुपये कराची वालों के कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर निकलेंगे। जिस तरीके से हमारे मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ का लाहौर का फॉरेंसिक कराया तो करोड़ों जो है यूनिट उनको वापस मिले लाहौर के रिहायशियों। अगर हमारे सिंध के वज़ीर आला सिंध जो है वो कम अज़ कम फॉरेंसिक इनका लैब ही करवा ले ना, इनका जितना फॉरेंसिक लैब करा ले तो पता चल जाएगा अरबों खरबों रुपए हमारे कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर निकलेंगे। कराची कभी भी किसी का डिफ़ॉल्टर नहीं रहा है। कराची रोज़ लाखों आदमियों को फीड करता है, लेकिन ये कराची इलेक्ट्रिक जो है तांबा चोर जो है, करप्ट है, जो माफिया है, उसने हमारा जीना दोबर किया हुआ है। जो लोग कराची के लोग जिस मार्केट में हम मौजूद हैं 100% बिलिंग है, उसके बाद हमें जो है लोड शेडिंग में डाला जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये इनकी बदमाशी है और ये हमेशा हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहे और आज भी कर रहे हैं। और मैं साथ साथ सईद गनी साहब से और बात करूँगा कि आप जो बात कर रहे हैं कि हम जाके कराची इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जाके बिजली के मीटर बंद कर दें, कल हमारी FIR कटी थी तो आप कहाँ थे? जब हम कोर्टों में खड़े हुए थे, जब जज हमें लताड़ रहे थे तो आप कहाँ थे?
आपने उस वक्त ताजिरों, कराची के ताजिरों का साथ क्यों नहीं दिया? हमने कोई अपने लिए तो बात नहीं की, हम तो कराची की आवाम और कराची के ताजिरों के लिए खड़े हैं ना। बिल्कुल, हम जो है हमने देखिए राब्ते में इंशाल्लाह हम वीकेंड तक आपको डेडलाइन दे देंगे कि हम किस तरह निकल रहे हैं। लेकिन अब जब हम निकलेंगे ना तो इंशाल्लाह आप कश्मीर को भूल जाएंगे और इंशाल्लाह हम अपना मसला हल करके रहेंगे। बिल्कुल, शर्जील गोपलानी मेरे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का सबर जवाब देगी। ताजिर बरादरी भी आवाम के साथ है और इस हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने के इलेक्ट्रिक के 70 अरब रुपए वाजिबात के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरयम जफर का कहना था कि इस दावे पर नेपरा को कमेटी बनाने का कहा है ताकि कराची के शहरियों पर 70 अरब रुपए के वाजिबात के दावे की शफाफ तहकीकात की जा सके। सियासी जमातों और के इलेक्ट्रिक के गठजोड़ से की सजा कराची वाले भुगत रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त कराची के शहरियों को अजियत के अंदर मुब्तला किया हुआ है। लोड शेडिंग 3 घंटे से लेकर 18 घंटे की लोड शेडिंग है। इंटर के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, मैट्रिक के इम्तिहानात चल रहे हैं। किस तरह रात को भी लाइट नहीं, दिन में भी लाइट नहीं, जिसके नतीजे के अंदर वो बच्चे जो इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं या इम्तिहानात दे रहे हैं, वो बच्चे जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जिस अजियत से गुजर रहे हैं, और उनके वालिदैन ये वही जानते हैं। और बिजली के इस पूरे मसले पर आपने ये कहा कि कराची के शहरी 70 अरब रुपए के इन पर वाजिबुल अदा हैं। जब तक ये 70 अरब रुपए अदा नहीं करेंगे, इनकी बिजली जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो सकती। आप बताइए कि के इलेक्ट्रिक, ये हकीकत नहीं है कि SSGC की 170 अरब रुपए की मकरू का जो है कि नादहिंदा है। क्लॉ बैक की मद में 54 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को अदा करना है। कोरंगी नंबर 6 मौला बख्श कब्रिस्तान में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं। महकमा इंसदाद तजावुज़ात और कब्रिस्तान का महतहत अमला मशीनरी के हमरा मौजूद, ताहम आला अफसरान और कानून नाफिज करने वाले एहलकार ना पहुंच सके। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं? नंबर 6 के कब्रिस्तान के बाहर से मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पे आज प्लान किया गया था महकमा कब्रिस्तान KMC की दरख्वास्त पर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट KMC को आज यहां पर जो है कब्रिस्तान के अहाते के अंदर जो है वो ऑपरेशन करना था मुख्तलिफ आस्थानों के खिलाफ। बताता चलूँ आपको कि ये कब्रिस्तान, मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखा सकें, ये इसका मरकजी गेट है। 8 एकड़ रकबे पर यह कब्रिस्तान है, जहाँ पे अंदर इसके अहाते में 8 आस्थाने बने हुए हैं, जो कि तकरीबन 1.5 एकड़ अराजी को जो है वो ज़ेर कब्ज़ा है उनके, जिसके नतीजे में यहाँ पे तदफीन का अमल जो है वो साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के अहकामात पर यहाँ पे तदफीन का अमल बंद कर दिया गया था। अब ये 8 आस्थाने जो है वो 1.5 एकड़ अराजी जो है वो घेरे हुए हैं, जिनका आज खात्मा किया जाना था। इस सिलसिले में महकमा इंसदाद तजावुज़ात KMC की जानिब से DC कोरंगी को जो है एक ख़त भी लिखा गया था और उसमें मुतालबा किया गया था कि यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न लांडी, उनकी सरबराही में पुलिस और रेंजर्स की नफरी भेजी जाए ताकि नुक्स अमन ना हो और पुरअमन अंदाज में ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सके। इस सिलसिले में यहाँ पर सुबह से अब तक देखने में ये आया है कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट हो या महकमा कब्रिस्तान, उसका अमला और मशीनरी जो है वो तो यहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन जो बाला अफसरान हैं, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए असिस्टेंट कमिश्नर की, वो नहीं पहुँच सके हैं, ना ही यहाँ पर नफरी फराम की गई है। डायरेक्टर पार्क और डायरेक्टर जो कब्रिस्तान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल परवेज़, उनसे बात करते हैं। इकबाल साहब, बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा इस ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं C24-21 के बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है। असल में कब्रिस्तान में बड़े बड़े अराज़ी जो हैं वो घेरे में, जैसे आपने अभी बताया, तो वो एक तो हमें किसी आस्थाने को, किसी मज़ार को नहीं छेड़ना है। ये बात क्लियर कट है कि मज़ार बुज़ुर्गान दीन के हैं, उनके एहतराम हम भी करते हैं, आप भी करते हैं और सब करते हैं, उसके मैटर पे हम नहीं। लेकिन जो अराज़ी बाउंड्रीज़ की भी ज़्यादा की हुई हैं, उसमें से कुछ हिस्सा जो है उसके लिए किया गया था। लेकिन आप जैसे मालूम है कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट और हमने मिलके इस ड्राइव को करना था,
लेकिन यह है कि बदकिस्मती से अभी तक जो है हमारे पास नफरी मौजूद है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अगर ये ऑपरेशन कर लिया जाता है तो यहाँ पे कितनी कब्रों की गुंजाइश निकल सकेगी? तकरीबन 1000-1500 कब्रें बन जाएंगी, जो कि इस एरिया के लिए बहुत बड़ी सहूलत हो जाए। 11 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया जाना था और तकरीबन 12 बजे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। अब आप बताइए, अब क्या हिकमत अमली आपकी? असल में हम वेट अभी भी कर रहे हैं और हमने रब्ता भी किया है। अभी हमारे एंटी इंक्रोचमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर रज़ा हैं, वो गए थे थाने, तो उन्होंने कहा कि हमें एसएसपी की तरफ से कोई भी हिदायत नहीं है, जैसे हिदायत हमें मिलेगी तो हम आ जाएंगे। और अभी हम एसी के पास भी भेजा है मैंने, और जैसे ही कितनी देर मजीद इंतज़ार करेंगे आप? अभी हम देखें आधा घंटा, अभी नमाज तक तो हमने वेट करना है, उसके बाद तो नमाज से चले जाएंगे लोग। उसके बाद क्या होगा? नहीं है तो नेक्स्ट प्लान कर लेंगे ऑपरेशन का, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं किया और उन्होंने कह दिया कि हम आपको 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद देंगे, तो हम उस तरह बिल्कुल। इकबाल परवेज डायरेक्टर कब्रिस्तान कह रहे थे कि अगर नफरी नहीं मिली तो चूंकि आज जुमे का रोज़ है, नमाज जुमे का टाइम हो जाएगा, लिहाजा ये ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ेगा और एक मरतबा फिर इसको लॉन्च करने की ज़रूरत पेश आएगी। जी रिजवान अहमद, बहुत शुक्रिया। कराची की सड़कें ठीक करें, पेट्रोल जल्दी मिलेगा। ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल ने मेयर कराची को खत लिख दिया। मानसून के आगाज से पहले सीवरेज लाइंस की मरम्मत का मुतालबा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का मेयर कराची से तहरीरी राब्ता। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। यहाँ पे देखा गया ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का मेयर कराची को खत है, जिसमें कहा गया कि मुल्क भर को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई करने वाला इलाका तबाही का शिकार है। कई बरसों से ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया में मरम्मती काम ही नहीं किया गया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने किमाड़ी ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया में फौरी मरम्मती काम का मुतालबा कर दिया है। किमाड़ी ऑयल इंस्टॉलेशन के एरिया में मरम्मती काम फौरी तौर पर कराया जाए। मानसून के दौरान पेट्रोल मसनूआत की बिला तासुर तरतीब यकीनी बनाने के लिए मरम्मती काम की अशद जरूरत है। केपीटी की सड़कों और सीवरेज लाइन की मरम्मत का भी मुतालबा किया है। और यहाँ पे अगर आप फुटेज में देख सकते हैं कि किमाड़ी ऑयल इंस्टॉलेशन की जो सूरत हाल है, उसमें जो सड़क के साथ जो साइड में जो नाले हैं वो टूटे हुए हैं। और यहाँ पे जो खत में मेयर कराची और चेयरमैन केपीटी को भी ये आगाज किया गया है और ये भी बताया कि महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के दौरान कराची में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। पहले से किमाड़ी इंस्टॉलेशन एरिया की सूरत हाल दुरुस्त कराई जाए ताकि मुश्किलात ना हो और मानसून में किमाड़ी ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया को नुकसान पहुंचा तो पेट्रोलियम मसनूआत की तरतीब मुतासिर हो सकती है। इसका भी खदशे का इजहार किया और फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे को कहा गया है कि यहाँ पे जो किमाड़ी ऑयल इंस्टॉलेशन है यहाँ पे मरम्मती काम कराया जाए, क्योंकि टूटी हुई सड़कें जब माल लोड होता है पेट्रोलियम मसनूआत जो मुल्क भर में तरसील होती है तो टूटी हुई सड़कें वहाँ से उसको मूव करने में शदीद मुश्किलात होती हैं। और जो ऑयल टर्मिनल है वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ की जो सूरत हाल है कि वो साइड के जो नाले हैं वो टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। जब माल लोड होके जो निकलता है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो मुतासर हो जाती है। तो फौरी तौर पर मुतालबा किया है मेयर कराची से और केपीटी चेयरमैन से कि फौरी तौर पर इसको देखा जाए, उसको रिपेयर कराया जाए। जी, इसको देखा जाए और क्लियर करा जाए। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची लायक है हैदराबाद के 19 अफराद में से 6 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं, 13 अब भी ज़ेर इलाज हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने जख्मियों की अयादत की। सैयद दानियाल की रिपोर्ट देखें। हैदराबाद पीरीटाबाद में गैस सिलेंडर का खौफनाक धमाका कई अफराद की जान ले गया। देखते ही देखते आग ने करीबी घरों को लपेट में ले लिया। धमाके और आग से झुलसकर जख्मी होने वालों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जिसमें शदीद जख्मी होने वाले 19 अफराद को कराची सिविल अस्पताल बंसवार्ड मुंतकिल किया गया, जिनमें से कई अफराद दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गए। बाकी की हालत तशवीशनाक है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह ने सिविल अस्पताल बंसवार्ड का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। वजीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जख्मी 70% तक झुलसे हुए हैं। डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं। सूबे भर में गैस सिलेंडर दुकानों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। एक बिल्डिंग थी, उसके नीचे जो गराज टाइप या ओपन एरिया थी, उसमें मालिक मकान ने सिलेंडर्स के लिए शॉप दी हुई थी। उसमें एक सिलेंडर फटा है और उस सिलेंडर के फटने से उधर बाकी सारे जो गैस सिलेंडर हैं वो फटे, उससे आग लगी। और इस वक्त जो इत्तलात हैं अभी तक हमारे पास 51 लोग इंजर हुए, जिनमें से 2 की डेथ हो गई है। 19 पहुँचे थे, 2 डेथ्स ऑन अराइवल ही हैं और बाकी भी जो सारे हैं मैंने जाके पेशेंट्स को देखा भी है। कुछ
उनकी 70% बर्न्स हैं। गवर्नर सिंध भी मरीजों की अयादत के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे। पूरे पाकिस्तान को ही पता है कि गैस मैसर नहीं है, उसकी जो भी वजूहत हो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन वाकई ये बात ठीक है कि गैस सिलेंडर्स किस मेयार के हैं, उनको कौन सर्टिफिकेट देता है, और ये दुकानें मोहल्लों में कैसे खुल गई हैं, किन की परमिशन से खुली हुई हैं, किसने लाइसेंसेस दिए हैं। मेरे हिसाब से तो उन लोगों को सज़ाए मौत दे देनी चाहिए इस वाक़े को देखने के बाद। मतलब यार मैं कुछ नहीं कहना चाहता, दिल बहुत कुछ चाह रहा है कि मैं कहूँ, लेकिन ये हकीकत है कि मेरे पास उनको देखने के बाद अल्फाज नहीं है, न मेरी ज़बान साथ दे रही है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा कि ऐसा वाकया अलमिया है और दिल दहला देने वाला है। हम बदकिस्मत लोग हैं कि अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। सैयद दानियल, सिटी 21। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जहां अफराद की तादाद 6 हो गई। जख्मियों के अहलखाना अस्पताल के बाहर बेहतर सहूलियात के मुंतज़िर हैं। कहते हैं कि हुकूमत से मुतालबा है इलाकों के अंदर गैस सिलेंडर्स दुकानों को बंद किया जाए ताकि कीमती जानों का नुकसान न हो सके। तफसीलात जानते हैं फरहान खान से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। आज गए हैदराबाद में सिलेंडर धमाके का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद 23 से ज़ायद अफराद को जो वो सिविल अस्पताल के बंद वार्ड के अंदर मुंतकिल किया गया। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल के बाहर बंद वार्ड से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे अब तक जो वो 6 अफराद की जो वो जामात की इतला मौसूल हुई है। इस वक्त ज़ख्मियों के जो वो अहल खाना हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा आपके कितने जो है वो अहल खाना हैं जो इस वक्त जो वो सिविल अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज हैं, कितने लोग झुलसे थे और एग्जैक्ट वाक़या क्या हुआ था? एग्जैक्ट वाक़या ये हुआ था कि एक सिलेंडर वाला उसने अपनी सेटिंग करते हुए एक सिलेंडर गिर गया। गिरने से उसकी निब जो खुल गई, खुलने से जितना सिलेंडर गैस था वो हवा में मुल्लिक हुआ। इतने में एक लोडर वाले ने उसने किक मारी ना, उसकी चिंगारी से वो पूरे इलाके में आग फैल गई। इसमें जो तमाशा देखने वाले हैं वो भी झुलस गए और जो घरों में थे वो भी झुलस गए, और जो मालिक था वो झुलस कर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका उस वक्त। कई बच्चे हैं जिसमें हमारे 2 बच्चे हैं मासूम और एक शख्स मेरा साला, उसकी नाजुक हालत है, तकरीबन 88% चांसेस। बताइए कि जो 2 बच्चे एडमिट हैं उनकी क्या उम्र है और डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है, और तीसरा जो आपने बताया उनकी क्या कंडीशन है, उनकी क्या उम्र है? उनकी तकरीबन मेरा ख्याल है 35 साल है। अशरफ नाम है बंदे का, लोडर चलाता था, काम पर से पढ़ाया था तो वो एक धमाका सुन के बाहर निकला, बाहर गैस फैली थी, आग लगी थी, वो उसको झुलस गए। 2 बच्चे झुलस गए और एक खुद झुलसा। बाकी बच्चे की एक की 9 साल है और एक की 2 साल है। इस वक्त जो वो जख्मियों के अहलखाना हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आपको तफसीली बताया कि एग्जैक्ट क्या वाक़या हुआ था और कितने जख्मी जो वो सिविल अस्पताल के बंद वार्ड के अंदर लाए गए, जबकि इनके खुद के अहलखाना के 2-3 अफराद जो वो इस वक्त सिविल अस्पताल के बंद वार्ड के अंदर ज़ेर इलाज है, जिसमें से 2 बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र भी जो वो खासा कम बताई जा रही है, जबकि एक जो शख्स है जिनकी 35 साल उम्र बताई जा रही है, वो भी जो तकरीबन 70% जो वो इस वाक़े के अंदर झुलसे हैं। जो कि हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जितनी भी जो गैस दुकानें हैं उनको जो वो जल्द से जल्द बंद किया जाए और यहाँ पर जो वो इनको जो वो बर वक्त अच्छी से अच्छी सहूलियात फराहम की जाए। जी अब आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 18 रुपये सस्ता होने के बावजूद शहरी नाखुश हैं। कहते हैं कि घी सस्ता हुआ है तो फराम भी किया जाए। आपको बताते चले, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 18 रुपये सस्ता होने के बावजूद शहरी नाखुश हैं। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर हुकाम की जानिब से घी की कीमतों में कमी की गई है। यूटिलिटी स्टोर पर जो घी है 18 रुपये सस्ता किया गया है और 18 रुपये कमी के बाद जो BSP सार्फिन हैं उनके लिए फ़ी किलो घी जो कि 393 का था वो सस्ता होकर अब 375 रुपये किलो हो गया है, और आम सार्फ के लिए 18 रुपये सस्ता होकर घी 463 रुपये से कम होकर 445 पर आ गया है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है जो कि यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी करते हैं। घी 18 रुपये सस्ता हो गया यूटिलिटी स्टोर पे, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। 18 रुपये सस्ता होना तो बेहतर, हुकूमत के ज़रिए से बेहतरीन इक़दाम है पब्लिक के लिए, लेकिन यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे 18 रुपये सस्ते वाले घी मिले तो तब, यहाँ तो आपके इस वक्त जाओ तो महंगे घी मिल रहे हैं और आवाम के लिए तो कोई सहूलत वाला घी एक पैकेट भी नहीं पड़ा हुआ। इस वक्त हम जो भी सामान हमने देखा है उसमें जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। कि सस्ता घी मौजूद ही नहीं है, कुछ ही नहीं। पहले आते ही इन्होंने कहा आटा चीनी है ही नहीं भाई, और उसके बाद जो घी की बात आ रही है तो घी इन्होंने महंगा घी रखे हुए हैं, सस्ता घी नहीं रखा हुआ। जी कुछ भी नहीं मिलता। 2 महीने बाद आओ, 6 महीने बाद आओ, कुछ नहीं मिलता। रिलीव सब झूठ है। ये हुकूमत या तो झूठ बोलती है या आवाम को बेवकूफ़ बना रही है।
मिलता कुछ नहीं है। चीनी महीनों नहीं होती, हफ्तों नहीं होती। औरतें यहाँ 6-6 घंटे बैठती हैं आटे के लिए, 6 घंटे अहमियत रखते हैं। ज़ईफ़ औरतें आके बैठती हैं, कोई खुदा का खौफ नहीं है। घी पे क्या कहेंगे आप? लानत भेजें घी पर, सिर्फ घी थोड़ी खाना है। चीनी तो दे दो, बच्चों को दूध में डालनी है घी। तेल खा लेंगे, सस्ता कुछ नहीं मिलता यहाँ। अगर होता भी है तो रिलीफ नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकाम मुख्तलिफ जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर जाके जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लें और जो सूरत हाल सामने है उसके मुताबिक तमाम तर जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जिसमें घी है, चीनी, आटा है, उसकी फरहमी को यकीनी बनाएं ताकि शहरियों को तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है वो सस्ते दाम में दस्तियाब हो सके। जी। कलेक्टेंस सबमरीन अंडरपास में पानी की लाइन का मरम्मती काम जारी है, जिसके बाद इस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस हवाले से अपडेट करेंगे मोहम्मद हमाद। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबमरीन अंडरपास के पास, और सबमरीन अंडर के पास से जो करीब गुजरने वाली पानी की लाइन है वो लीकेज हुई है, जिसकी वजह से उसकी मुरम्मत का काम जारी है। इस वजह से इस अंडरपास को जो है वो फ़िलहाल जो है वो ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरियर लगा के ये जो जाने वाला अंडरपास है जो कि पंजाब कॉलोनी और पंजाब कॉलोनी से होता हुआ जो है वो डिफेंस फेस व्यू और फिर कयूमाबाद की जानिब जाता है। इसको मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है ट्रैफिक के लिए, लेकिन इसके बराबर में जो रोड चल रहा है उसको खोला हुआ है। जो शहरी हैं जो कि डिफेंस फेस व्यू महमूदाबाद या फिर कयूमाबाद जा सकते हैं, वो जो है ऊपर से ये रोड क्रॉस करने के बाद यू टर्न लेके आगे की जानिब जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे जो है बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं। पहले मैं अपने कैमरामैन अजलान को दिखाऊंगा, वो पीछे ट्रैफिक दिखा सकते हैं कि ट्रैफिक का दबाव उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि वो इनको जो है वो किसी तरीके से जो शहरी हैं वो परेशान ना हो। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं। सर आप मुझे बताइएगा, काम चल रहा है अंदर, ट्रैफिक की हम देख रहे हैं थोड़ी रवानी ज़्यादा हो चुकी है, तो किस तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट किस तरह किया जा रहा है? ये अंडरपास है, तो ये अंडरपास में बहुत पानी की लाइन लीकेज हो गई है, इसकी मरम्मत का काम जारी है। अफसरान 12 की तरफ से यही है कि हमारे को डाइवर्शन दी हुई है ट्रैफिक को, ताकि पब्लिक को परेशानी, शहरियों को परेशानी ना हो। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जिनका ये कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हर तरीके से जो शहरी है उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, उसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार हर नाके पे मौजूद है और ट्रैफिक को कंट्रोल करते भी दिखाई दे रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 12 बजे तक जो है इसका मुरम्मत का काम जो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद सबमरीन अंडरपास को खोल दिया जाएगा और फिर जो शहरी हैं वो सबमरीन अंडरपास से गुजर कर अपनी मंजिल की जानिब पहुँच सकते हैं। जी। अब आपको बताएं, जना अस्पताल का शुबह हादसा, खस्ताहाली का शिकार, छत का सजावटी टुकड़ा टूटकर फर्श पर गिर गया। अमले ने टूटे हुए टुकड़े को उठाकर कूड़े में फेंक दिया। आपको बताते चलें, जना अस्पताल का शुबह हादसा खस्ताहाली का शिकार है। तफसीलात जानते हैं फरहान खान से। जी फरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की छत का टुकड़ा गिरने का वाक़या सामने आया है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की छत का छोटा सा हिस्सा गिरा है, जबकि इमरजेंसी हेड इरफान सिद्दीकी के मुताबिक वाक़े के अंदर कोई भी जो जानी नुकसान नहीं हुआ है। कलर का जो वो काम चल रहा था इमरजेंसी वार्ड के अंदर, जिसके पेश नज़र जो वो वहाँ से जो खस्ता हाल ऊपर छत थी उसका जो वो छोटा सा टुकड़ा गिरा है, जिसके पेश नज़र कोई जो वो जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन और बर वक्त उसकी मरम्मत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इससे कबल भी 321 में जिला अस्पताल की खस्ता हाली की रिपोर्ट करता रहा है और अपने देखने वालों को जिला अस्पताल की आगाही जो वो बर वक्त फराहम करता रहा है। आज सुबह ही जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में छत का छोटा सा हिस्सा गिरने का वाक़या आया था, जबकि इमरजेंसी इंचार्ज इरफान सिद्दीकी के मुताबिक कोई वाक़े में जख्मी नहीं हुआ है और मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। जी फरहान खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी इंचार्ज के गैर कानूनी डेपुटेशन पर तैनाती का इंकशाफ चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने नोटिस ले लिया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की सरनजिश भी कर दी। मिर्जा मोहम्मद आमिर बेग को ओहदे से फारिग कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबे के दारुल-ए-खिलाफत सेक्रेटरीट के अंदर सिक्योरिटी पर मामूर डेपुटेशन पर गैर कानूनी तौर पर सिक्योरिटी अफसर की तैनाती का इंकशाफ हुआ, जिसका चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने सख्ती से नोटिस लिया, जिसके बाद महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के हुकाम को तलब करके उनकी सरजनश की गई और फौरी तौर पर गैर कानूनी तौर पर तैनात जो है मिर्जा मोहम्मद आमिर बेग को ओहदे से हटाकर वापस अपने ओहदे पर विराजमान करने का हुक्म दिया, जिसके बाद महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध के हुक्म पर जो है मिर्जा मोहम्मद आमिर बेग को ओहदे से हटा दिया और सिक्योरिटी इंचार्ज का ओहदा सेक्शन अफसर हैं
CTC वकार अहमद कलवर उनके सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि जो मिर्जा मोहम्मद आमिर बेग है वो बेनुल फंड के में जो है बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के अहदे पर तैनात थे, लेकिन उनको असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी सेक्रेटरी तैनात किया गया था, क्योंकि महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के पास असिस्टेंट डायरेक्टर का कोई ओहदा नहीं है, जिसके बाद जो है महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्शन अफसर सनाउल्लाह काजी की जनब से मुबैना तौर पर कानून को एक्ट को जो कवायद है उनको कोड करते हुए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले का नोटिस लिया। इसका नोटिस के बाद जो है सिक्योरिटी इंचार्ज को ओहदे से हटाकर इनका जो सिक्योरिटी के तमाम सारे इंतजाम है वो सेक्शन CTC के सुपुर्द कर दिए और गैर कानूनी तैनात जो है मिर्जा मोहम्मद आमिर बेग को ओहदे से हटाकर वापस बेनुल फंड में तैनात कर दिया गया है। जी आज़ाद नूरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, FBR की ताजे 2 स्कीम में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। ताजे 2 स्कीम में 21,870 ताजर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 30 मई तक कराची से 5,512, लाहौर से 6,706 और इस्लामाबाद से 19,927 ताजर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए RBI की ताजिर 2 स्कीम में रजिस्ट्रेशन की अपडेट आई है, जिसमें ताजिर 2 स्कीम में 30 मई 2024 तक 21,870 ताजिर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मई तक कराची से 5,512, लाहौर से 6,706 ताजिर जो रजिस्टर हो चुके हैं। इस्लामाबाद से 1927, रावलपिंडी से 2742, पिशावर से 1857 और क्वेटा से 1226 ताजिर जो रजिस्टर हो चुके हैं। और यहाँ पे देखा जाए ये जो 6 शहर थे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन थी, इसके अलावा दीगर शहरों से भी जो ताजिर हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, उनकी तादाद 1900 के करीब हो गई है। यकम अप्रैल से जो ताजिर 2 स्कीम शुरू हुई थी इसकी अपग्रेड किया गया था, जो 30 तारीख है उसको बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद ताजिर उसको स्कीम जो है मुसलसल चल रही है। और FBR का ये कहना है कि ताजिर 2 स्कीम मईशत में एक अहम संग मील होगा और मुहिम से ताजिर जो है उसे फायदा हासिल करेंगे और ताजिर 2 स्कीम और टैक्स कंप्लायंस को फरोग मिलेगा। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत ने 5 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध में 5 बरस के दौरान 614 अरब 37 करोड़ रुपए तरक्याती मनसूबों पर खर्च हुए। शाहराहों की तामीर सबसे ज़्यादा 38% खर्च हुए हैं। 5 साल के दौरानिए में कितनी रकम कहाँ खर्च की गई, तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, जैसे कि नए माली साल का बजट आ रहा है तो सिंध हुकूमत ने अपनी 5 साल जो स्कीमें थी उन पे जो रकम खर्च हुई थी उसकी एक तफसीलात का पूरा एक चार्ट जारी किया है। कोई 614 अरब 37 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत बता रही है कि 5 सालों के दौरान उन्होंने खर्च किए हैं, जो सूबा सिंध के 32 महकमों पर ये रकम खर्च हुई है। लेकिन हैरत की बात है कि ज़राअत, तालीम और सेहत पे बिल्कुल कम रकम खर्च हुई है, जबकि सिंध असेंबली, प्लानिंग डिपार्टमेंट और सोशल प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है उसके लिए तो एक भी स्कीम पर इन 5 सालों के दौरान कोई रकम खर्च नहीं हुई है। दीगर जो शोबा जात हैं उसमें रोड नेटवर्क पे सबसे ज़्यादा 38% तकरीबन रकम खर्च हुई है, जो 233 अरब 38 करोड़ 33 लाख रुपए बनते हैं। दूसरे नंबर पर आबपाशी का शोबा है जिस पर तकरीबन 120 अरब 42 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पानी और सैनिटेशन के स्कीमों पर 89 अरब 89 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि तालीम पर 9% सिंध हुकूमत के बकौल के 9% रकम जो है वो तालीम पर खर्च हुई है, जो तकरीबन 52 अरब 87 करोड़ 26 लाख रुपए बनती है। सेहत के शोबे पर 31 अरब 7 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि 7 अरब 10 करोड़ से ज़ायद रकम दीगर महकमों पर खर्च हुई है। तो ये रकम खर्च हो चुकी है। इन मंसूबों में अभी भी ऐसे बहुत सारे मंसूबे हैं जो ऑनगोइंग हैं, जो अभी तक जारी हैं। अब नए जो माली साल का बजट पेश किया जाएगा, ये जो रकम खर्च हुई है, ये जो मैं बता रहा था तफसीलात 2018-19 से लेकर 2022-23 तक, अब जो 2023 और 24 का बजट होगा इसमें जो ऑन गोइंग स्कीमें होंगी उन पे लिए दोबारा रकम मुख्तस होगी, जो स्कीमें मुकम्मल हुई हैं उन पे कोई रकम खर्च नहीं होगी। जी आजिज़, ये बताइएगा ज़ेर तमीर मंसूबे कब मुकम्मल कर लिए जाएंगे? जी देखिए, हर साल जो नए माली साल का बजट आता है उसमें 2 किस्म की स्कीमें होती हैं।
एक न्यू स्कीम्स होती हैं और एक आन गोइंग जो ज़ेर तामीर जो आप कह रही हैं। तो सूबा सिंध में अभी भी 100 से ज़ायद ऐसी स्कीमें हैं जो आन गोइंग स्कीमें हैं, जो ज़ेर तामीर हैं, जिनके लिए हर साल रकम रखी जाती है, लेकिन ये स्कीमें अभी तक मुकम्मल नहीं हुई हैं। अलबत्ता ऐसी नई स्कीमें हर साल मुतारिफ़ कराई जाती हैं। हमें ज़राए बता रहे हैं कि 200 से 250 नई स्कीमें आने वाले नए माली साल के बजट 2023 और 24 में मुतारिफ़ कराई जाएंगी। जी आदिश जमाली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में ज़ेर हिरासत मुलजिम की हिलाकत केस की समाअत। अदालत ने SHO दरख्शां अली रज़ा लगारी और हेड मुहर्रिर फैसल लगारी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। तफसीलात जानते जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। देखें, दरख्शा थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम मुइज़ की हलाकत केस है। SHO अली रज़ा लगारी और हेड मुहर्रिर फैसल लगारी की दरख्वास्त ज़मानत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। समाअत में क्या हुआ, ज़मानत मुस्तरद हुई या मंजूर हुई? हमारे साथ मौजूद हैं SHO अली रज़ा लगारी के वकील एडवोकेट ज़ाकिर हुसैन साहब। ज़ाकिर हुसैन साहब, ज़मानत मुस्तरद हुई है या मंजूर हुई है? देखें जी, ज़मानत तो मुस्तरद हो गई है और मुस्तरद होने की वजूहात जज साहब ने अपने ऑर्डर में डिफ़ाइन कर दी हैं, तो फ़िल वक्त ज़मानत उसकी मुस्तरद हो गई है। अच्छा, आपने दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया था कि ज़मानत क्यों दी जाए? देखें, हमने ज़मानत की जो दरख्वास्त दाखिल की थी उसमें ये जो केस था वो फर्दर इंक्वायरी का केस था और डाउटफुल था। हमने बेनिफिट ऑफ डाउट्स और फर्दर इंक्वायरी को रखते हुए उसकी ज़मानत लगाई है कि SHO के ख़िलाफ़ आए सच कोई सफिशेंट मटीरियल या टेंजेबल एविडेंस नहीं है कि वो इस मामले में इन्वॉल्व है या नहीं है, मर्डर ऑफ मुइज़ नसीम में इन्वॉल्व है या नहीं है, या उसका किसी किस्म की फैसिलिटी दी है या कोई एविडेंस को उन्होंने जो है वो छुपाया है। इस तरह के एविडेंस अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसके ख़िलाफ़ नहीं आई है। तो इसी बुनियादों को रखते हुए हमने उसकी बेल आफ्टर अरेस्ट फ़ाइल की, जो कि मुस्तरद हो चुकी है। देखा आपने, ज़ाकिर हुसैन साहब का यही कहना था कि ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो चुकी है। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि अली रज़ा लगारी ने ना ही कोई अगवा किया, ना कोई इसमें शामिल थे। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया चूँकि इस केस में शक़ व शुबहात पाए जाते हैं, लिहाजा ज़मानत दी जाए। तमाम ज़ाकिर हुसैन साहब का ये भी कहना था कि अदालत ने अभी रिमार्क्स दिए कि चूँकि अब इसमें मज़ीद तफ्तीश होनी है और मुकदमे का जो हतमी चलान है वो भी सबमिट होना है, लिहाजा इस मौके पर अभी ज़मानत नहीं दी जा सकती। जबकि ज़ाकिर हुसैन साहब का ये भी कहना था कि वो मुस्तक़बिल में हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे। जी, सिंध हाई कोर्ट ने सखर से लापता यूट्यूबर की बाजियाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर GIT रिपोर्ट की तफसीलात तलब कर ली हैं। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में सखर से लापता यूट्यूबर और टिकटॉकर अली हसन की बाजियाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। SP रेलवे आज अदालत में पेश हुए और जो दीगर पुलिस हुकाम है वो भी अदालत में पेश हुए। SP रेलवे ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अली हसन को सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार किया कि वो बग़ैर टिकट के रेल पर सवार हुए थे, लेकिन जैसे ही उनके वालिद ने कॉल की कि आप टिकट के पैसे लेकर इनको छोड़ दें, लापता शहरी के वालिद की कॉल पर हमने इनको जो है टिकट के पैसे लेकर छोड़ दिया था। बाद में अली हसन कहाँ गया, किधर गया, कोई भी मालूम नहीं है। साथ ही साथ SP रेलवे ने अदालत में ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि इनके वालिद का ये कहना था कि उनका बेटा जो है वो तस्वीरें और वीडियो बनाने का शौकीन है। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि लापता नौजवान की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, जिस पर उनका ये मौक़िफ़ था कि GITs के जो है वो इजलास हो चुके हैं और शहरी की बाजियाबी के लिए इक़दाम भी जो हैं वो कर रखे गए। अदालत ने आज SHO जो है A सेक्शन सखर वो भी अदालत में जो है वो पेश हुए, जबकि लापता शहरी के वालिद का ये कहना है कि उनका बेटा अली हसन रेलगाड़ी पर सफ़र नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वीडियोज़ और टिकटॉक की वीडियोज़ बनाने का शौकीन था। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है और समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद में शहरी ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी की फायरिंग डाकू जख्मी हो गया, जख्मी डाकू साथी के हमरा फरार होने में कामयाब हो गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अनुषा जाफरी फायरिंग करने वाले शहरी के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। शहरी ने डकैती की कोशिश खुद नाकाम बनाई। जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद में जो है वो शहरी से 2 मुसल्लह मुलजिमान मोटरसाइकिल छीनने की वारदात की नीयत से आए, लेकिन शहरी जो वेयर हाउस में काम करता है उसने जो है वो उससे बाइक छीनी जा रही थी, उसने अपने ही लाइसेंस याफ्ता असले से जो है वो फायर किया डाकुओं के ऊपर। वो शहरी मौजूद है। अच्छा, हम देख रहे हैं आपने अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश नाकाम बनाई। कैसे मुलजिमान थे, कहाँ से आए थे, क्या हुलिया था, किस पर सवार थे?
बाइक पे सवार थे 70 पे और पतले दुबले थे, पैंट शर्ट में थे। तो यहाँ से मेरे पीछे आ रहे थे उस गली के कॉर्नर से, तो यहाँ पे मैंने अपनी बाइक यहाँ पे गिराई। जब वो मेरी बाइक की तरफ उठाने के लिए आए तो मैंने यहाँ से उन पे फायर स्टार्ट कर दी। आपको असला दिखा के? हाँ, पहले जब मेरे पीछे भागे तो उनकी गन्स जब उन्होंने चैम्बर की तब फिर मैंने अपनी बाइक यहाँ पे फेंक दी। जब वो मेरी बाइक के पास आए तो उसके बाद फिर मैंने अपनी गन से। आपने गन कहाँ रखी हुई थी? अपने पास? मेरी बैग में होती है गन। जी। आपका कहाँ पर काम करते हैं आप? मेरा इसी गली में आगे वेयर हाउस है, पीछे साइड पे। अच्छा, फिर जख्मी किया आपने एक डाकू? जी जी, जब मैंने जवाब उसको उनके फायर के रिटर्न मैंने फायरिंग शुरू की तो फिर उनका एक बंदा जख्मी। उन्होंने फायर कितने किए? उन्होंने 6-7 किए होंगे। 6-7 फायर किए उन्होंने, तो आपको लगी तो नहीं हुई? नहीं, मेरे पास ये जगह थी, मैं यहाँ पे छुप छुप के उनको फायर कर रहा था। मैं इस साइड पे हो रहा था, उनके पास वो ओपन जगह पे थे, मैं अंदर था। तो वैसे जिसने बड़ी मुजाहिरा करके बहादुरी का और उसे डाकुओं से फायरिंग की, यहाँ पर ही वाकया था। मोहम्मद अवैस ने यहाँ से छुपकर जो है वो डाकुओं पे फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश नाकाम बना, लेकिन एक डाकू जख्मी हुआ। आगे जाके एक डाकू पैदल भागा और इस गली से, ये गली मैं आपको दिखाऊंगी, इस गली से किसी शहरी की मोटरसाइकिल छीनकर ये फरार हुआ है। ये वाकया अब से कुछ देर पहले जो है वो पेश आया। एसएचओ जमशेद कौटर जो है वो जय मौका पर पहुंच के जो है वो मजीद शवाहिद इकट्ठे करके उन्होंने तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जिस शहरी से बाइक छीनी गई है उससे भी जो है वो रब्ता करके जो है वो मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी। फेयर हॉल की सारकैन आर्ट गैलरी में पोस्टर नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें सिगरेट नोशी के नुकसानात से मुताल्लिक आगाही भी फराहम की जा रही है। तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेयर हॉल सादिकीन आर्ट गैलरी में और तंबाकू नोशी के ख़ात्मे से मुतल्लिक एक अवेयरनेस पोस्टर एग्जीबिशन का आज यहाँ पर इनेकाद जो है वो किया गया है। और इस के इनेकाद में जो है डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध के ज़ेर एहतमाम और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के इश्तराक से आज ये पोस्टर नुमाइश का इनेकाद किया गया है। और आज यहाँ पर जो पोस्टर्स लगाए गए 80 के करीब तादाद बताई जा रही है और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के तलबा व तालिबात ने इन पोस्टर्स को जो है यहाँ पर आवेज़ा किया है और अपनी सोच की अक्कासी जो है इस पोस्टर के ज़रिए हम तक पहुँचाई है कि सिगरेट नोशी और तंबाकू के ख़ात्मे से मुतल्लिक जो है इन्होंने पोस्टर्स में जो है आगाही फराहम की। इस वक्त अलीगढ़ के कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए, पोस्टर्स यहाँ पर सजे हैं, किस चीज़ का मैसेज दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं उमर अलीगढ़ का स्टूडेंट हूँ मैं। सर एक्चुअली ये पोस्टर्स हमने आज इसीलिए लगाए कि ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा पता चल सके कि सिगरेट नोशी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि आजकल का जैसा ज़माना आ रहा है, बहुत सारे बच्चे 9 से मैट्रिक से मतलब स्मोकिंग में लग जाते हैं और ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों के क्या, बड़ों के लिए भी बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए मुसीबत बनेगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी खुश नहीं रह पाएगी। हम अपनी मतलब फैमिली को ना टाइम दे सकते हैं, ना अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से हम अपनी लाइफ आधी बर्बाद कर देते हैं अगर हम स्मोकिंग में लग जाते हैं। स्मोकिंग में लग जाएं तो आधी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो सकती है। और तालिब इल्मों ने इस मैसेज को जो है अपनी कारकर्दगी के ज़रिए, रंगों के ज़रिए जो है इन पोस्टर्स में जो है आवेज़ा किए हैं। और ये सिर्फ एक अवेयरनेस प्रोग्राम था और ये बड़ा खूबसूरत से एक इनिशिएटिव अलीगढ़ इंस्टीट्यूट और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध की जानिब से उठाया गया। मुझे बताइए, आपने जो पोस्टर बनाया उसमें किस चीज़ की अक्कासी की है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है, मैकेनिकल सेकेंड ईयर है। जैसा आप देख सकते हैं हमने भी मनाया, मैंने अच्छा मनाया। और जैसे आप सिगरेट ना पिए और मतलब आपके दिल में भी ऐसा ना हो, तो इसलिए अपना सिगरेट ना पिए और अपना कुछ अपना ख्याल रखते ना और खाना भी अच्छी तरह से खाएँ। शुक्रिया। सिगरेट ना पिएं। और अमूमन हम देखते हैं कि हमारी जो ये यूथ है ये सिगरेट को फैशन के तौर पे इस्तेमाल करती है, लेकिन आज ये इस पोस्टर्स के ज़रिए इस अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब अवेयरनेस फैलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि सिगरेट का इस्तेमाल जो है हमारी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है और हमारी सेहत को किस तरीके से सिगरेट जो है मुतासिर कर सकती है। काफ़ी खुशाइन इस आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद यहाँ पर किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, कोरंगी हो, किमाड़ी हो या डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, वहाँ के स्कूल के और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। जी।